मेरी आयु जैसे जैसे बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे मुझे भारत की इन प्राचीन संस्थाओं की श्रेष्ठता स्पष्ट होती जा रही है। एक समय था जब मैं इनमें से अनेक को निकम्मा और निरुपयोगी समझता था, किंतु जैसे जैसे मेरी आयु बढ़ती जा रही है, उनमें से किसी की भी निंदा करने का मेरा साहस कम होता जा रहा है, क्योंकि उनमें से प्रत्येक शताब्दियों के अनुभवों का परिपाक है। एक कल का बच्चा जो अगले दिन ही मर जाने वाला है, मेरे पास आता है और कहता कि तुम अपनी समस्त योजनाएं बदल दो। यदि मैं उस बच्चे की सलाह मानकर अपने समस्त वातावरण को उसके विचारों के अनुसार बदल डालूं, तो मेरे समान मूर्ख और कौन होगा। अनेक देशों से हमें जो परामर्श मिल रहा है, वह इसी श्रेणी में आता है। इन बुद्धि के ठेकेदारों को बता दो, मैं तुम्हारी बात तब सुनूंगा जब तुम पहले अपने यहाँ एक स्थायी समाज की रचना करके दिखा दोगे। तुम 2 दिन तो एक विचार पर टिक नहीं सकते, आपस में झगड़ने लगते हो और असफल हो जाते हो। तुम बरसाती जुगनुओं की तरह 2 घड़ी चमकते हो और तिरोहित हो जाते हो। तुम बुलबुले की तरह उठते हो और तुरंत विलीन हो जाते हो। पहले हमारे जैसा स्थायी समाज खड़ा करो। पहले ऐसे नियम और संस्थाएं बनाओ जिसकी आंतरिक शक्ति शताब्दियों तक टिकी रहे। तभी तुम इस विषय पर बात करने के योग्य बन सकोगे। किंतु तब तक मेरे मित्र अबोध शिशु ही रहोगे। जिस प्रकार प्रत्येक मनुष्य का एक स्वतंत्र व्यक्तित्व होता है, उसी प्रकार राष्ट्रीय व्यक्तित्व भी होता है। जैसे एक व्यक्ति कुछ विशिष्ट बातों में, कुछ विशिष्ट लक्षणों में अन्य व्यक्तियों से भिन्न होता है, उसी प्रकार एक जाति अपनी विशिष्टताओं के कारण अन्य जातियों से भिन्न होती है। और जिस प्रकार प्रकृति की योजना में किसी विशिष्ट उद्देश्य की पूर्ति करना ही प्रत्येक मनुष्य का लक्ष्य होता है, जिस प्रकार उसके अपने पिछले कर्मों द्वारा उसकी भावी दिशा निर्धारित हो जाती है, ठीक ऐसा ही राष्ट्रों के साथ होता है। प्रत्येक राष्ट्र को एक पूर्व निर्धारित लक्ष्य को पूर्ण करना है। प्रत्येक राष्ट्र को एक विशेष संदेश देना है। प्रत्येक राष्ट्र को किसी व्रत विशेष का उद्यापन कराना है। अतः प्रारंभ से ही हमें अपनी जाति के व्रत को, उसके पूर्व निर्धारित लक्ष्य को समझ लेना होगा। उसे राष्ट्रों की पंक्ति में कौन सा स्थान ग्रहण करना है, विभिन्न जातियों के सम्मिलित संगीत में कौन सा स्वर मिलाना है।